गुंजा के जो भी कपड़े, जूते और महंगी महंगी चीज़ें थी वे सब के सब हम इस्तेमाल करने लगे। चेतू ने माँ से कहा था कि वो मेरा और जया का रिश्ता जहाँ कर रही हैं सोच समझ कर करें, मगर माँ ने चेतू को कह दिया था कि अगर मेरी और जया की शादी होगी तो मेरे पसंद के लड़के के साथ होगी। इस बात पर माँ और चेतू की बहस भी हो गई थी। माँ तो चेतू से बहुत साल नाराज़ रही। माँ जानती थी कि चेतू उनको ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहने दे सकता था, इसलिए उनको चेतू के चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ ने चेतू के नाराज़ होने के बावजूद भी हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मैं भी बहुत खुश थी कि मैं इतने बड़े घर में जाने वाली थी। मैं सोचने लगी थी कि उस घर में वह सारी चीज़ें और सुख सुविधा होंगी जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसकी मालकिन होंगी। मगर उस टाइम हम नहीं जानते थे कि माँ का और मेरा ये फैसला कितना गलत साबित होने वाला था। ना ही मुझे ये मालूम था कि चेतू हम दोनों बहनों की उस घर में शादी करने से क्यों मना कर रहा है। मेरे तो दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार थी कि मैं उस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से घर में विदा होकर चली जाऊंगी, जहां पर मैं रानियों जैसी जिंदगी बिताऊंगी। इसलिए इन दिनों मेरा नखरा तो सातवें आसमान को छूने लगा था। मैं तो किसी को भी गिनती में नहीं लाती थी। मैं काम को तो पहले भी हाथ नहीं लगाती थी, मगर जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था मैंने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। माँ गुंजा को ही धमकाती रहती थी कि वह हम दोनों से कोई काम ना करवाए। हम उस घर में थोड़े ही दिन के मेहमान रह गए हैं। गुंजा बेचारी क्या करती, वह तो पहले भी सारे घर का काम अकेले ही करती थी। जब माँ ने उसको कह दिया कि हम बहनों से कोई काम ना करवाएं तो वह हमें पानी का गिलास तक बिस्तर पर ही लाकर देने लगी थी। मैं तो सारा दिन खुली आंखों के साथ न जाने कौन कौन से सपने देख रही थी। ऐसा ही हाल कुछ मेरी बहन जया का भी था। मेरा नाम ईशा है। मेरा संबंध दिल्ली से है, जहाँ मैं एक छोटे से घर में माँ और 2 बहन भाइयों के साथ रहती थी। मेरा भाई चेतू मुझसे 5 साल बड़ा था, जबकि जया मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरे पापा की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। मेरा भाई उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था और हम दोनों बहनें स्कूल जाती थी। जब पापा काम से वापस आ रहे थे तो एक हादसे में वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए थे। पापा एक फैक्ट्री में मशीन मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। साथ साथ वे घर में कुछ मशीनों को भी ठीक कर लिया करते थे। उन्होंने घर के बैठक में ही लोगों की कुछ बिजली से चलने वाली मशीन भी रख रखी थी, जो फ्री टाइम में ठीक करके इतने पैसे तो बना ही लेते थे कि महीना का राशन आसानी से मिल जाता था, जो मेरे पापा का साइड बिजनेस था। जब चेतू की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, पापा ने चेतू को भी अपने साथ काम पर लगा लिया और उसको भी छोटी मोटी मशीन ठीक करने के लिए थमा दिया करते थे। मेरा भाई भी बहुत दिमाग का तेज था, बहुत जल्दी सीख जाता था। इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के ख़त्म करने के बाद पापा वे दोनों बैठक में ही बिजी रहते थे। जब पापा की मृत्यु हुई तब तक वह चेतू को इतना काम तो सिखा ही गए थे कि उनके जाने के बाद चेतू बैठक में मौजूद मशीन ठीक कर सकता था। लेकिन मेरे पापा की फैक्ट्री से आने वाली तनख्वाह कम हो गई थी। घर का गुजारा थोड़ा मुश्किल होने लगा था। तब चेतू ने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और मम्मी ने भी घर में एक सिलाई मशीन औरतों को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया था। पापा की कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन घर का गुजारा तो पूरा होने ही लगा था, क्योंकि आए दिन महंगाई आसमान को छू रही थी। उसके लिए माँ और चेतू दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए चेतू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पापा वाला काम भी सीख चुका था और ट्यूशन के आने के बाद वे काम संभाल लेता था। और जहाँ ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ से भी उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। भाई बेशक इकलौता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों बहनें माँ पापा की ज़्यादा लाडली थी। उन्होंने हमेशा से हमारा हर शौक़ और खुशी पूरी की थी। पापा तो चले गए थे, लेकिन पापा के जाने के बाद चेतू ने भी हमारी हर खुशी का ख्याल रखा था। जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता हम दोनों बहनों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर आता और माँ भी इस बात से बहुत खुश थी कि चेतू हम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखता है। उसको जितनी तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह का आधा हिस्सा हम दोनों बहनों की फरमाइश पूरी करने पर ही लगा देता था। एक तरह से पापा के जाने की कमी को चेतू ने पूरा कर दिया था। हम दोनों बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। हम उससे जो भी चीज़ मांगते वो पलक झपकते ही हमें लाकर दे देता था, जबकि हम जानते थे कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं। हम अपने भाई से जो भी मांगते वह ला कर देता, मगर हमें माँ ने कभी मना नहीं किया था, तो हम दोनों इस बात को अपना हक समझते थे। चेतू जो भी कमा कर लाता था उस पर हम दोनों बहनों का भी उतना ही हक बनता था जितना कि चेतू का।
मैं जानती थी चेतू दिन रात मेहनत करता था ताकि हमारे स्कूलों की फीस के साथ साथ दूसरे खर्चे भी पूरा कर सके, मगर मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि हम उससे नाराज़ ज़रूर हो जाते थे अगर वह हमारी पसंद की चीज़ें नहीं लेकर आता तो। इसलिए हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हमारा भाई सारा दिन मेहनत करता था, हमें तो सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता था। और माँ भी चेतू को हमेशा यही कहती थी, उसको ही हम दोनों का ख्याल रखना है ताकि हम दोनों बहनों को बाप की कमी महसूस ना हो सके। क्योंकि वह तो बड़ा भाई था, इसलिए पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही आ गई थी, जिसे वह अपना फ़र्ज समझते हुए निभा रहा था। हम दोनों बहनों की हर खुशी अपना फ़र्ज समझते हुए पूरा करता था। उस दिन से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई थी जब चेतू की मुलाकात गुंजा से हुई थी। मेरा भाई बहुत ईमानदार था। ईमानदार होने के साथ साथ वह बहुत ही मेहनती आदमी था। ये आदत शायद मेरे पापा की आदत उसे मिली थी। पापा भी अपना काम बहुत मेहनत और लगन से किया करते थे और चेतू भी वही आदत थी। वह जिस काम को भी शुरू करता था उस काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। वह जिस जगह पढ़ाया करता था वहाँ पर उसके साथ एक लड़की गुंजा भी थी जो उसकी तरह ही वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और एक ही जगह नौकरी करने की वजह से उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। वे दोनों अक्सर खाली टाइम में एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते। उन दोनों की दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई थी और इस प्यार का इजहार गुंजा ने सबसे पहले चेतू से किया था। उसको चेतू की ईमानदारी और मेहनत से काम करना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए गुंजा ने सीधा सीधा चेतू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। गुंजा के 2 भाई थे, जिसका अपना कपड़ों का बिजनेस था और उसके माँ बाप दोनों ही दुनिया से जा चुके थे। गुंजा अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। वे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वे अपने खाली टाइम में ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जबकि उसके भाइयों का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। ट्यूशन पढ़ाना गुंजा की अपनी पसंद थी। माँ को गुंजा का रिश्ता बहुत पसंद आया था क्योंकि उसके भाइयों का बिजनेस बहुत अच्छा था। इसलिए माँ को लगता था गुंजा तो दहेज भी अच्छा खासा लेकर आएगी। गुंजा जो जानती थी कि हमारे घर के हालात कैसे थे, उसके बावजूद भी चेतू से शादी करना चाहती थी, तो भला माँ को क्या एतराज़ हो सकता था। बल्कि वे तो बहुत खुश थी कि उनको इतने अमीर घर की लड़की मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने गुंजा के रिश्ते के लिए जल्दी हाँ कर दी थी। गुंजा की तो चेतू के साथ पसंद की शादी हुई थी, इसलिए माँ बहुत आसानी से अपने शर्त मनवा सकती थी। उन्होंने चेतू से इस बारे में कोई बात नहीं की थी वे क्या चाहती थी, बल्कि उन्होंने चेतू से सिर्फ इतना कहा था कि वे रिश्ता पक्का करने से पहले गुंजा से मिलना चाहती हैं ताकि उसको घर के हालात के बारे में बता सकें। और चेतू को भला क्या ऐतराज हो सकता था। वह तो जानता था कि जब गुंजा को इस घर में आना ही है तो माँ उससे मिलकर उसको घर के हालात के बारे में ही बताना चाहेंगी। इसलिए चेतू गुंजा को मिलवाने के लिए घर लाया था। वह एक खूबसूरत सी कदकाठी वाली बड़ी आंखों वाली लड़की थी। उसके कपड़ों से साफ अंदाजा हो रहा था कि वह खाते पीते घर की लड़की थी। माँ और हम दोनों बहनें उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गए थे। हम तो उसको अपनी भाभी बनाने के लिए दिल से तैयार थे। माँ भी जानती थी कि अगर गुंजा हमारे घर आएगी तो उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। माँ जो सारा दिन औरतों के कपड़े सिलाई करके भाई का मदद कर रही थी, तो उनको लगता था अब उनकी उस पुरानी सिलाई मशीन से छुटकारा मिल जाएगा और उनको घर के खर्चे पूरे करने के लिए इतने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने गुंजा को साफ साफ कह दिया था कि अगर वह चेतू के साथ शादी करना चाहती है तो उसकी माँ की कुछ शर्तें माननी होगी। वह बेचारी भी शायद सच में चेतू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह माँ की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गई थी। माँ ने गुंजा से बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी। उन्होंने तो गुंजा के हाथ में एक लंबी लिस्ट थमा दी थी जिसमें घर का फर्नीचर, मशीनरी के अलावा और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें थी। गुंजा ने बगैर कुछ कहे माँ के हाथ से वह लिस्ट पकड़ ली थी और खुशी खुशी चली गई थी। उसके जाते ही माँ ने हम दोनों बहनों को खुशी से गले लगाया और कहने लगी, गुंजा तो एक जीती जागती लॉटरी है, देखना जब हमारे घर आएगी तो हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हम दोनों भी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि हमने भी बहुत मुश्किल टाइम देखा था। हर चीज़ को संभाल कर इस्तेमाल किया था, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम अपने सारे शौक़ पूरे कर सकते थे। जबकि गुंजा के आने के बाद हम अपने सारे शौक़ बहुत आसानी से पूरे कर सकते थे, क्योंकि माँ ने गुंजा को जो लिस्ट बनाकर दी थी उसमें वे सारी चीज़ें मौजूद थी जिनकी हम लोगों को बहुत ज़रूरत थी। गुंजा और चेतू की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और उनकी शादी का सारा खर्चा भी गुंजा के भाइयों ने ही उठाया था, क्योंकि हमारे घर के हालात तो ऐसे नहीं थे कि हम शादी पर इतने पैसे लगा सकते थे।
अगर चेतू अपने सारे पैसे अपने शादी पर ही लगा देता तो हम दोनों बहनों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती। इसलिए शादी के सारे खर्चे गुंजा के दोनों भाई ने पूरे किए थे। चेतू ने तो गुंजा के दोनों भाइयों को बहुत मना किया था वह इतना खर्च ना करे, मगर माँ हर मौके पर चेतू को चुप करवा देती और कहती आखिर वह उनकी इकलौती बहन है, अगर वह अपनी बहन के अरमान पूरे ना करेंगे तो फिर किसके करेंगे। इस वजह से गुंजा के भाइयों को कोई ऐतराज नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने गुंजा को दुनिया की हर ज़रूरत की चीज़ें हमारे घर भिजवा दिया था। जब गुंजा का सामान हमारे घर आया हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हमारे घर में तो इतनी जगह भी नहीं थी जितना सामान वे अपने साथ में दहेज में लेकर आई थी। हमारा तो घर ही छोटा सा था जिसमें भाभी का लाया हुआ सारा दहेज पूरा नहीं आ सकता था। माँ ने भाभी की चीज़ें स्टोर रूम में रखती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। भाभी ने भी माँ को कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह भी जानती थी हमारा घर उन चीज़ों के लिए बहुत छोटा था। खुद तो वह एक बहुत बड़े घर से आई थी, लेकिन चेतू की मोहब्बत में हमारे छोटे से घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं और जया भाभी की चीज़ों को बहुत लगन से देखा करती थी। गुंजा के आने के बाद हमारे घर के हालात एकदम से बदलने लगे थे। हमारा तो छोटा सा घर था, उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हम अपने सारे काम खुद ही किया करते थे। जब से गुंजा आई थी माँ ने उसको भी मेरे और जया के साथ कामों में लगा दिया था। वह बेचारी सुबह उठकर हमारे साथ सारे घर की सफाई करती, उसके बाद वह किचन में खड़े होकर खाना बनाती। उसने कभी भी माँ को किसी बात से मना नहीं किया था, बल्कि वह तो उस घर को अपना घर ही समझने लगी थी। मगर माँ से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए माँ ने ज़्यादा काम गुंजा के कंधों पर लाद दिया था और हम दोनों बहनें अपनी उस भाभी पर राज करने लगी जिसको अभी ब्याह कर आए हुए कुछ महीने बीते थे। हम कभी कभार उसकी काम में मदद कर दिया करते थे, वरना ज़्यादातर घर के काम गुंजा ही संभालती थी। वह तो जैसे काम करके खुश रहती थी। चेतू ने कभी भी हम दोनों बहनों को या माँ को कुछ नहीं कहा था कि हम उसकी पत्नी से ज़्यादा काम क्यों करवाते हैं। जब गुंजा को ही कोई समस्या नहीं थी तो चेतू का बोलना बनता भी नहीं था। शुरुआत में तो हम गुंजा के घर के कामों में मदद कर दिया करते थे, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोगों ने सारे घर का काम उसके सर पर लाद दिया। खुद हम अपने कामों में बिजी हो गए। हम दोनों बहनों को तो शुरू से ही सजने संवरने का बड़ा शौक था, जो एक तरफ से गुंजा के आने से पूरा होता रहा। हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा चेतू और गुंजा का ही था, क्योंकि गुंजा का सामान घर के दूसरे छोटे कमरे में पूरा नहीं आ सकता था, इसलिए माँ ने घर का सबसे बड़ा कमरा उन लोगों को सौंप दिया था। हमारे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हम कॉलेज से वापस आते तो गुंजा हमारे लिए खाना बनाकर रखती थी। हम बाद में गुंजा के कमरे में ही सोने के लिए चले जाते थे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ उसी के कमरे में ही एसी लगा हुआ था और हम दोनों बहनें बाहर गर्मी में थक हार कर आती तो गर्मी से बुरा हाल होता, इसलिए हम गुंजा के कमरे में ही सो जाते थे, जबकि गुंजा किचन में खड़ी शाम के खाने की तैयारी कर रही होती। एक दिन माँ ने गुंजा को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ईशा और जया तुम्हारे कमरे में ही घुसी रहती है। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, उन्हें पढ़ाई भी तो करनी होती है, इसलिए वे तुम्हारे कमरे में सो जाती हैं। मम्मी की बातें सुनकर गुंजा कहने लगी, कोई बात नहीं, वे दोनों भी तो मेरी बहन समान हैं। अगर वे कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आराम कर लेती हैं तो मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता है। तब माँ कहने लगी, तुम्हें भले ही ऐतराज़ ना हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। वह तो तुम्हारा और चेतू का कमरा है, जबकि जया और ईशा तुम्हारे कमरे में ही घुसी रहती है। तुम ऐसा करो, उन दोनों के कमरे में भी एक एसी लगवा दो, ताकि तुम भी अपने कमरे में आराम से रहो। गुंजा को मम्मी की बात सुनकर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि वह तो हमारी इस फरमाइश पर खुशी खुशी मान गई थी और अगले ही दिन उसने अपने भाइयों से कहकर हमारे कमरे में भी एक एक एसी लगवा दिया था। फिर तो सारा दिन हम दोनों अपने कमरे में ही रहती थी। कॉलेज से वापस आते ही हम तो खाना लेकर सीधा अपने कमरे में ही चले जाते थे। खाना खाने के बाद हमारे जूठे बर्तन भी गुंजा खुद आकर हमारे कमरे से उठाकर ले जाती थी। कभी कभार तो हमें ऐसा लगता था जैसे हमें मुफ्त में ही एक नौकरानी मिल गई थी, जो हमारे घर का सारा काम करने के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और फरमाइशें भी पूरी किया करती थी। शुरुआत ऐसी हुई थी। उसके बाद हमें गुंजा की जो चीज़ पसंद आती हम उसे ले लेते और वह अपनी हर चीज़ खुशी खुशी हमें दे दिया करती थी। उसने कभी भी हमें कोई चीज़ लेने से कभी मना नहीं किया। हर आए दिन उसकी महंगी महंगी चीज़ें लेने लगे। उसने कभी भी कोई बात चेतू को नहीं बताया था और ना ही चेतू ने हमें कुछ कहा था, क्योंकि वह तो शुरू से ही हम दोनों बहनों की हर बात खुशी खुशी मान जाया करता था। फिर भला उसको क्या ऐतराज़ हो सकता था।
अब उसकी पत्नी भी हमारी वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसा कि वह खुद रखता था। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी हम चेतू से नहीं मांगते थे, हम भाभी से ही अपनी फरमाइशें पूरी करवा लिया करते थे। वह बेचारी सारा दिन काम करके थक हार जाती, उसके बाद उसने कभी भी हमें किसी बात से मना नहीं किया था, बल्कि वह अपनी पूरी कोशिश करती रहती कि हम दोनों बहनों को और माँ को खुश कर सकें। मगर हमारा दिल ही नहीं भरता था, क्योंकि हमें नज़र आता था उसके भाइयों के पास बहुत दौलत थी जिसका कुछ हिस्सा तो अपनी बहन को दे ही सकते थे, और अगर दौलत में से वह कुछ पैसे हम पर खर्च कर देती तो भला उसमें क्या बुरा था। आखिर हमारे घर का एक मेंबर थी, उसके पैसों पर हमारा भी तो हक बनता था। हमने उसको अपना जीता जागता भाई तो दिया था, जिसके बदले में वो हमें कुछ पैसे दे सकती थी जिसे हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें और ख्वाहिश पूरी कर सकते थे। चेतू की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन माँ ने गुंजा को अपने पास बुलाया। कहने लगी, अब चेतू की पढ़ाई पूरी हो गई है तो वे चाहती हैं कि गुंजा अपने भाइयों से चेतू के बारे में बात करें ताकि वह अपने कपड़ों के बिजनेस में मेरे बेटे को भी लगा लें। आखिर चेतू उनका इकलौता बहनोई था और अपने इकलौते बहनोई की मदद ना करते तो वह किसकी करते। माँ जानती थी कि चेतू को कहीं भी कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी, मगर वहाँ से उसकी इतनी तनख्वाह तो नहीं मिल सकती थी जिस पर हम दोनों बहनें अय्यासी कर सकते। इसलिए माँ ने बजाय चेतू को उनके कपड़ों के व्यापार में नौकरी करने पर लगाने से सीधा सीधा गुंजा से ही बात की थी। वह अपने भाइयों से चेतू की नौकरी के बारे में बात करें, बल्कि वे दोनों उसको अपने साथ ही बिजनेस में शामिल करें। पहले तो गुंजा माँ के सामने हिचकिचाई, शायद उसको अपने भाइयों से बात करते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर माँ को मना ही नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने माँ के सामने ही हाँ भर ली थी। वे अपने भाइयों से चेतू के बारे में ज़रूर बात करेंगी। माँ ने गुंजा से बात करने के कुछ दिन के बाद गुंजा को अपने पास बुलाया और दोबारा पूछने लगी, क्या उसने चेतू के बारे में अपने भाइयों से बात की थी। पहले तो गुंजा ने नज़र चुरा ली, फिर कहने लगी उसको मौका ही नहीं मिला था वह अपने भाइयों से बात कर सके। तब माँ गुंजा पर गुस्सा होने लगी, उसको डांटने लगी। चेतू उसका ही पति था, उसके पास अपने पति के लिए बात करने का मौका नहीं था। क्या उसको अपने पति का जरा एहसास नहीं था, जो सारा दिन बाहर गर्मी में मेहनत करता था। क्या वह नहीं चाहती थी कि उसका पति भी किसी अच्छी जगह पर नौकरी करे। माँ ने गुंजा को बहुत ही बातें सुना दी थी। गुंजा की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो माँ के सामने कुछ भी नहीं बोली थी। जब माँ उसको कुछ ज़्यादा ही बातें सुनाने लगी तब गुंजा कहने लगी चेतू के लिए अपने भाइयों से बात जरूर करेगी। माँ ने भी गुंजा को सख्ती से धमकाया था वह अपने भाइयों से बात करे, बल्कि उसको अपने बिजनेस पार्टनर में भी शामिल करे और अपने भाइयों को राजी करे, चेतू को भी अपने साथ बिजनेस में शामिल करे। गुंजा माँ की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे महसूस हुआ था कि गुंजा की आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। मैं हैरान थी, आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो वह इस तरह से रोने लगी। आखिर माँ ने उसे चेतू की नौकरी के बारे में ही तो बात की थी, जो ऐसी बात तो नहीं थी जिसको सुनकर गुंजा रोने लग जाती। बल्कि अगर चेतू हमारा भाई था तो उसका भी तो पति था, उसको भी तो अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था। आखिर वह क्यों नहीं चाहती थी कि उसके भाई के साथ बिजनेस करे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। माँ गुंजा को याद करवाती रहती थी कि वह चेतू के बारे में अपने भाइयों से बात करे। जब काफ़ी साल बीत जाने के बाद भी गुंजा ने अपने भाइयों से बात ना की तो माँ ने गुंजा को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसके भाई चेतू को अपने साथ बिजनेस में शामिल नहीं करेगी तो माँ गुंजा को चेतू की ज़िंदगी से निकाल देंगी। आखिर उनका बेटा था, भला अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानेगा। माँ की बात सुनकर गुंजा रोने लगी और कहने लगी वह ऐसा बिल्कुल ना करे, अब की बार जरूर अपने भाइयों से चेतू के लिए बात करेगी। माँ अब समझ गई थी कि उनकी धमकी का असर गुंजा पर हो गया था। अब गुंजा को अपने भाइयों से बात करनी ही पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद गुंजा ने आकर माँ को ये खबर दी थी कि उसके भाइयों ने चेतू को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था। अब वह गुंजा के भाइयों के साथ ही उनके बड़े कपड़ों के दुकान में पार्टनरशिप में काम करेंगे। जब चेतू गुंजा के भाइयों के साथ बिजनेस करने लगा था, हमारे घर के हालात बहुत तेजी से बदलने लगे थे, क्योंकि चेतू की तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। पहली तनख्वाह से ही उसने एक गाड़ी ले ली थी, मगर अब ये समस्या थी हम गाड़ी कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा तो घर बहुत छोटा सा था। इसलिए चेतू ने किस्तों पर एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। जिस घर में हम रहते थे उस घर को बेच दिया था ताकि नए घर की किस्त जल्द से जल्द पूरी की जा सके। लेकिन मैंने महसूस किया था जब से चेतू ने गुंजा के भाइयों के साथ बिजनेस करना शुरू किया था वह चुप चुप रहने लगी थी। पहले से ही बोलती बहुत कम थी, मगर जब से चेतू नौकरी पर लगा था वह कुछ ज़्यादा ही चुप हो गई थी। मगर हमें इस बात से क्या मतलब था,
हम तो खुश थे, हमारे भाई की इतनी अच्छी नौकरी लग गई थी और गुंजा के भाई जब भी हमारे घर आते थे वह भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर हम सबसे मिलने आते थे। कुछ भी बुरा नहीं लगता था। मगर गुंजा न जाने क्यों अपने भाइयों से बहुत डरा करती थी। हमें उसका अपने ही भाइयों से इस तरह डरना कुछ अजीब सा लगता था। मगर हमने कभी भी गुंजा से नहीं पूछा था आखिर वह ऐसा क्यों करती थी। गुंजा के भाई जब भी हमारे घर आते तो अपनी बहन के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आते, जिस पर हमारी नज़रें रहती और हम ये चाहते कि काश ये चीज़ हमें मिल जाए। गुंजा हमारी नज़रों का मतलब बहुत अच्छी तरह से जान जाती थी, इसलिए जब भी हम उसकी किसी चीज़ के तरफ देखते थे तो हमें खुद ही दे दिया करती थी। माँ एक बार फिर से गुंजा के साथ बहुत अच्छी तरह से रहने लगी थी, क्योंकि गुंजा ने हम दोनों बहनों की सारी ज़रूरतें पूरी करती थी। अपने भाइयों के साथ चेतू को नौकरी पर लगवा दिया था, जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी तनख्वाह के साथ साथ हर महीने बोनस भी मिला करता था। एक दिन चेतू माँ के पास आया और कहने लगा कि वह गुंजा के भाइयों के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि अपना ही कोई छोटा सा काम शुरू कर लेंगे या किसी कंपनी में नौकरी करेंगे। माँ तो इस बात को सुनकर एकदम से गुस्सा से भड़क उठी और कहने लगी आखिर उसको गुंजा के भाइयों के साथ बिजनेस करने में क्या समस्या है। मगर चेतू ने माँ को टाल मटोल कर दी थी और कहने लगे उसको अच्छा नहीं लगता वह अपनी पत्नी के भाइयों के साथ बिजनेस करे, बल्कि वह अपना काम शुरू करना चाहता था। तब माँ को समझ आ गई उनके साथ जो बातें कर रहा था वह सब गुंजा की कही हुई बातें होगी। इसलिए माँ ने गुंजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी आखिर ऐसा क्यों नहीं चाहती कि उसका पति उसके भाइयों के साथ काम करे। मगर गुंजा चुप खड़ी रही, माँ के सामने कुछ भी नहीं बोली और चेतू बार बार एक ही रट लगाए जा रहा था कि वह गुंजा के भाइयों के साथ काम नहीं करना चाहता। माँ भला ये कैसे गवारा कर सकती थी कि घर में जो दौलत और इतनी चीजें आ रही थी वे अचानक इन सब से इस तरह से हाथ धो बैठती। इसलिए उन्होंने चेतू को साफ साफ मना कर दिया था कि वह गुंजा के भाइयों के साथ ही बिजनेस करेगा। अगर वह गुंजा के भाइयों के साथ काम नहीं करना चाहता तो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जाए। और चेतू ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि वह अपनी दोनों बहनों और बूढ़ी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाए, क्योंकि वह भी जानता था कि हम तीनों औरतों का उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। इसलिए वह भी चुपचाप माँ की बात मान गया। लेकिन चेतू ने हम दोनों बहनों से कहा था कि हम गुंजा से कोई भी फरमाइश ना किया करें। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अपने भाई से कहा करें। उसने हमें इस बात से भी मना कर दिया था हमें गुंजा के भाइयों की लाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं करना। हमें ऐसा क्यों कह रहा था, जबकि हम दोनों बहनें जानती थी कि गुंजा के भाई उसके लिए जो भी चीज़ लेकर आते थे गुंजा उन चीज़ों को कभी इस्तेमाल नहीं किया करती थी, बल्कि वह घर के एक कोने में पड़ी खराब होती रहती। बजाय वह चीज़ खराब होने से तो अच्छा था कि हम इस्तेमाल कर लें। इसलिए हम बेधड़क गुंजा के वे सारी चीज़ें ले लिया करते थे और गुंजा भी खुद हमें खुशी खुशी वह चीज़ें दे दिया करती थी। तो चेतू हमें क्यों मना कर रहा था हम वह चीज़ इस्तेमाल ना करें। हम चेतू की बातों पर बहुत हैरान होते थे। तब हमें पहली बार लगने लगा था हमारा भाई बदल गया था, क्योंकि वह अब पुराना वाला भाई तो नहीं था जो हमारी हर बात हर ज़रूरत का ख्याल रखता। अब वो हमें मना कर रहा था हम उसकी पत्नी की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। पहले तो उसको कभी भी कोई एतराज़ नहीं होता था, मगर फिर उसने अचानक से हमें गुंजा के भाइयों की लाई चीज़ें इस्तेमाल करने से क्यों मना कर रहा था। ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में खटकता रहता था। गुंजा के दोनों भाई अच्छे खासे खूबसूरत थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की थी। ये सवाल न जाने माँ के दिमाग में कहाँ से आ गया था। तब एक दिन गुंजा को बताए बगैर माँ ने उसके दोनों भाइयों को घर में बुलाया। वे दोनों माँ से हमेशा बहुत खुशी से मिला करते थे और माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। माँ भी उन दोनों से गुंजा से बढ़कर प्यार करती थी, क्योंकि माँ जानती थी हमारे घर में जो भी दौलत आ रही थी वे दोनों की वजह से ही आ रही थी। इसलिए माँ गुंजा के दोनों भाइयों से ये सवाल पूछ लिया था आखिर दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी। वे दोनों माँ की बात पर थोड़ा शर्मा गए और कहने लगे अभी तक उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिससे शादी करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। तब माँ ने उन दोनों लड़कों का ध्यान हमारी तरफ दिलवाया और कहने लगी मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों से ज़्यादा देखा भला और कौन होगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमने गुंजा को खुश रखा हुआ है। चेतू उसका कितना ख्याल रखता है। अगर मैं तुम दोनों को अपना दामाद बनाना चाहूँ तो क्या तुम दोनों को कोई ऐतराज़ होगा। माँ की बात सुनकर मेरे और जया के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनें गुंजा के भाइयों को पसंद किया करती थी। उनका रहन सहन, उनका घर। हम दोनों बहनों को गुंजा के दोनों भाइयों का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद था। हम तो उनके घर को अपना घर बनाना चाहते थे। माँ ने हमारे दिल की बात की थी
गुंजा के दोनों भाई माँ की बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे और कहने लगे थे वह शादी करना तो चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते कि रिश्ता उनके आसपास ही मौजूद है। उसके बावजूद भी उन्होंने माँ से कुछ टाइम मांग लिया था। माँ को भला क्या एतराज हो सकता था। माँ ने खुशी खुशी उनके सर पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, तुम दोनों जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। जब गुंजा को इस बारे में पता हुआ माँ हम दोनों का रिश्ता कर रही हैं, तो उसने भी सबसे पहले अपनी ही भाइयों का रिश्ता सामने लाकर रख दिया। माँ गुंजा की बातें सुनकर कहने लगी, तुम्हें पहले ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो जानती थी कि मैं कितने साल से अपनी बेटियों के लिए रिश्ते की तलाश में थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि माँ ने उस दिन से पहले हमारे रिश्ते की कभी कोई बात नहीं की थी। वह तो शायद गुंजा को नीचा दिखाना चाहती थी, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब गुंजा ने मेरे और जया के लिए अपने भाई विभू और अभी का रिश्ता सामने किया, तो माँ गुंजा को बातें सुनाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे बात करने से पहले ही मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों से अपनी बेटियों के बारे में बात कर चुकी हूँ। अब मैं जानती हूँ कि उन दोनों को मेरी बेटियों के साथ शादी करने में कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। गुंजा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे। वे न जाने क्या कहना चाहती थी, मगर माँ ने उसकी बात सुनने से पहले ही उसको बता दिया था कि माँ हम दोनों का रिश्ता उसके भाइयों के साथ तय कर चुकी हैं। गुंजा के जो भी कपड़े, जूते और महंगी महंगी चीजें थी, वह सब हम इस्तेमाल करने लगे थे। चेतू ने माँ से कहा था वो मेरा और जया का रिश्ता जहाँ कर रही हैं सोच समझ कर करे, मगर माँ ने चेतू को कह दिया था कि अगर मेरी और जया की शादी होगी, विभू और अभी के साथ ही होगी। इस बात पर माँ और चेतू की बहुत बहस हुई थी। माँ तो चेतू से बहुत नाराज हो गई थी। माँ जानती थी कि चेतू उनको ज्यादा देर नाराज नहीं रहने दे सकता, इसलिए उनको चेतू के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ चेतू को नाराज होने के बाद भी ये रिश्ता तय कर दिया था। मैं भी बहुत खुश थी। मैं इतने बड़े घर में जाने वाली थी। मैं सोचने लगी थी इस घर में वह सारी चीजें मौजूद होंगी जो सिर्फ हम दोनों बहनों का ही राज होगा। मगर उस वक्त हम नहीं जानते थे माँ का और मेरा फैसला कितना गलत साबित होने वाला था। ना ही मुझे ये मालूम था कि चेतू हमें विभू और अभी के साथ रिश्ता करने से बार बार क्यों मना कर रहा था। मेरे तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात सवार थी कि मैं उस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से घर में विदा होकर चली जाऊंगी, जहाँ पर मैं रानियों जैसी जिंदगी बिताऊंगी। इसलिए उन दिनों मेरा नखरा तो 7वें आसमान को छूने लगा था। मैं तो किसी को भी अपनी गिनती में नहीं लाती थी। काम तो पहले भी कोई नहीं करती थी, मगर जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था मैंने तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। माँ गुंजा को ही डराती रहती थी, हम दोनों से कोई काम ना करवाओ। हम इस घर में कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए थे। गुंजा बेचारी क्या करती, वह तो पहले भी सारे घर का काम अकेले ही करती थी, और जब माँ ने उसको कह दिया कि वह हम बहनों से कोई काम ना करवाएं, तो वह तो हमें पानी का गिलास तक बिस्तर पर ही लाकर देने लगी थी। मैं तो सारा दिन खुली आंखों के साथ न जाने कौन कौन से सपने देखा करती थी। ऐसा ही हाल कुछ जया का भी था। लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी के दिन करीब आ रहे थे, गुंजा का व्यवहार भी अजीब होता जा रहा था। हमें तो बस अपनी खुशी प्यारी थी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि गुंजा क्यों इतना चुप रहने लगी थी। आखिर वह दिन आ ही गया था जब मैं और जया विदा होकर उस बड़े से बंगले में आ गए थे, जिसके हम काफी साल से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मैं तो उसी दिन खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। लेकिन अभी अपने कमरे में आते ही मुझे बाजू से पकड़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह शराब के नशे में लथपथ था। आते ही मुझ पर बरस पड़ा। उसने जानवरों जैसा मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे सर पर एक और खुलासा किया, जिसे सुनकर तो मेरा सर चकराते चकराते बचा। उस रात में सारी रात रोती रही। वह नशे में धुत मुझ पर तरह तरह के वार करता रहा। उसने बताया कि मैंने शादी की थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद न जाने मेरा और मेरे भाई का कितने औरतों के साथ चक्कर था। उसने बताया कि वे दोनों मिलकर सिर्फ लड़कियों को ही अपने दुकान पर रखा करते थे, और उन लड़कियों से वे सब कुछ करवाते थे जो उनको करवाना होता था। कई लड़कियां तो मजबूरी में कर लिया करती थी, बाकी लड़कियां तो भाग जाया करती थी। सच में उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। माँ बाप ना होने के कारण उनकी आदतें बहुत बुरी थी। अपनी बहन को छोड़कर किसी लड़की पर भी इनका नियत ठीक नहीं था। जब गुंजा ने पहली बार अपने भाइयों से अपनी शादी की बात की थी तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। वे दोनों भाई अपनी बहन की शादी किसी रईस ज़्यादा बूढ़े आदमी से करना चाहते थे। उनकी बहन चेतू को पसंद कर बैठी थी। जब देखा कि चेतू की 2 बहनें हैं तो उन दोनों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तेरी शादी चेतू से कर देते हैं, उसके बदले हमें वह दोनों लड़कियां चाहिए जो कि हम दोनों थी। इसी वजह से वह इतना सारा गिफ्ट और दहेज दिया करते थे ताकि हम दोनों इस घर में आएं और नौकरों की तरह रहें, उनकी इच्छाएं भी पूरी करें और किसी से कोई शिकायत भी ना करें।
और उनके दुकान का काम भी संभाले, उनके घर का काम भी संभाले। और जब ये बात चेतू को पता चली तो वह गुंजा से नाराज हो गया था। लेकिन जब गुंजा ने माँ की सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारी माँ ही मुझे मजबूर करती हैं अपने भाइयों के दरवाजे पर जाने के लिए, नहीं तो मैं अपने भाइयों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वे किसी भी औरत की इज्जत नहीं करते और मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, वह अपनी पत्नी को डिवोर्स दे चुका है। तभी चेतू बार बार मना कर रहा था उनके दुकान पर काम करने के लिए, क्योंकि उनकी आदतों को वह अच्छी तरह जान चुका था। चेतू अब बुरी तरह से फंस चुका था। उधर उनकी माँ और बहनों की लालच ने गुंजा को अपने भाई के नज़रों में ही गिरा दिया था। चेतू अपने माँ को ये सब बातें बताता तो वह गुंजा को किसी हाल में भी यहाँ ना रहने देती। इधर गुंजा के भाई चेतू को भी कोई ना कोई नुकसान पहुँचा सकते थे और उन दोनों को अलग होना होता, और ये चेतू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह अपनी पत्नी से अलग हो, क्योंकि उसे बहुत चाहता था। चेतू ये सब भगवान पर छोड़कर बिल्कुल चुप हो गया था। चेतू को लग रहा था इसमें कहीं न कहीं मेरी माँ और दोनों बहनें शामिल हैं। दोनों बहनें अपने कर्मों की सजा खुद भुगतेंगी। दोस्तों, आप ही लोग बताइए इसमें मेरी और गुंजा की क्या गलती है। मैं तो उन दोनों को बहुत बचाना चाहता था और मुझसे ज़्यादा तो गुंजा बचाना चाहती थी। उन लोगों की लालच ने उनको यहाँ तक पहुँचाया था। अब हम दोनों तो कुछ नहीं कर सकते। अब जब भी मैं अपनी दोनों बहनों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत बुरी है, ना तो घर में कहने लायक है ना बाहर दिखाने लायक है। अब मेरी दोनों बहनें भी समझ गई हैं, इन सब का जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हमने बिना सोचे समझे अपनी भाभी को इतना परेशान किया, जिसकी सज़ा हमें ज़िंदगी भर तो ज़रूर मिलेगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।